नमस्कार साथियों, एक और नई जीएस के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, हम ये 26वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आज की वीडियो में। और हम एसएससी के जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल जैसे सभी एग्ज़ाम्स और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी बार आए भी हुए होते हैं। एंड काफ़ी लेटेस्ट प्रश्न और काफ़ी पुराने प्रश्नों की भी बात करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बार फिर से वही बात कि जो लोग पहली बार आए चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, हम डेली शाम को 8 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट और डेली शाम को 3 बजे करंट अफेयर्स से छोटी सी क्लास लेकर आते रहते हैं, जिसमें 8 या 10 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। और ये जो शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, इसमें हम 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि टॉप 20 क्वेश्चंस होते हैं। और हर प्रश्न पर इस तरह से हम टैग भी लेकर आते हैं कि वो किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आप बस तैयारी करते रहिए। हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? क्या 32 देता है, कि 226, 131 या 143? इसके सही उत्तर की बात कर लें तो अनुच्छेद 226 की बात कर रहे हैं हम, जो कि न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसकी एक बार डिटेल में बात कर लें। उच्च न्यायालय के पास 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश और आदेश या रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। उच्च न्यायालय के पास अगर रिट जारी करने का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 226 है, और अनुच्छेद 32 की बात हो रही हो तो उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं हम। आपको उम्मीद करता हूँ सब क्लियर हो गया होगा। और रेट 5 प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की रेट हम इस तरह से लेकर आए हैं। पहली रेट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। इनकी हमने पिछली वीडियो में भी काफ़ी बार बात की है, तो उम्मीद करते हैं आपको अब तो याद हो गया होगा ये सब कुछ। अनुच्छेद 132 की बात कर लें तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय की अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 143 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति, अच्छा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय से जो राष्ट्रपति परामर्श या जो भी उससे बात कर सकते हैं, उसकी शक्तियों का बात की है 143 में। मैंने कहा था जैसा कि हम आगे भी पॉलिटी से संबंधित काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो हम आपने जो लोग रेगुलर होंगे उन्हें पता होगा कि किस तरह से लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 2, 4, 5, 3। ये तो दोस्तों रट गया होगा मेरे हिसाब से अब तो सभी को, क्योंकि हमने इसे काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस को, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस को काफ़ी बार कर चुके हैं हम। और छोटा सा ही, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये एग्ज़ाम आ चुका है पेपर। भाग 4 की बात कर रहे हैं हम, जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। आप देख पा रहे हो कि पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की एक विशेषता है? ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, लागू नहीं किए जा सकते, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों आपको डिफरेंस समझना होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार अगर लागू ना किए जाएं तो आप उनके लिए न्यायालय भी जा सकते हैं, और यदि नीति निर्देशक तत्व लागू ना किए जाएं तो उनके लिए आप जा नहीं सकते हैं। वो राज्य की मर्जी के अकॉर्डिंग होते हैं, उन्हें लागू करने हैं या नहीं करने हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें संविधान या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इन्हें राज्य की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है। उन्हें लागू करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विकार मिलता है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। अब दोस्तों कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, हमने अभी अभी बात की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और आप देख पा रहे होंगे सभी प्रश्न नीति निर्देशक तत्वों से ही संबंधित हैं। हमने इसकी पूरी तरह से बात कर चुके हैं, और अगर आपको लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 5, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? 41, 39, 40 या 38? ये CHSL 2023 का प्रश्न है। एक बार कोशिश कीजिए। वैसे चलिए, नया प्रश्न है तो इसकी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 39 की बात कर रहे हैं हम, और इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन इसमें दोस्तों वर्णन है, आप मान सकते हैं इसे। अनुच्छेद 39 में हमने बात कर ली है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो 39 का, इसमें दोस्तों कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। 39 का की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 39 का की बात करें तो राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा। और खा की बात करें तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित विवरण, स्वामित्व व नियंत्रण की व्यवस्था करेगा। और 39 गा की बात करें तो संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण के लिए राज्य निर्देश देगा। और इसमें कुछ पार्ट्स हैं तो सभी पार्ट्स की हम बात करेंगे। 39 गा की बात करें तो स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। 39 डा की बात करें तो पुरुष और स्त्री स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। और आवश्यकता के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, चलिए कोई बात नहीं। विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो आयु व शक्ति के लिए अनुकूल न हो। अर्थात इसलिए इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो जिस कार्य के लिए है उसे वही कार्य मिलना चाहिए। यदि बच्चों पर काम कराया जा रहा है या बच्चों से बड़ों के कार्य कराए जा रहे हैं तो उसका ध्यान रखा जाता है इसके अनुसार, 39 डा के अनुसार। और 39 चा है जो कि लास्ट है इसमें, तो राज्य द्वारा बालकों और अल्पव्यय को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए, ये इनमें बताया गया है। और प्रश्न नंबर 6, तो इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव कर चुके हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुंदरवन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? चस्ताना, मौस, रुद्रदमन प्रथम और रुद्रसिम्हा तृतीय। ये नया प्रश्न है, मैं समझ सकता हूँ, और ये देख पा रहे हो आप CGL 2023 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। इस तरह के जो डिटेल्स भरे या डीपली प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर CGL में ही, ये बड़े एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर है रुद्रदमन प्रथम। और इसकी डिटेल्स की बात कर ले अगर, तो शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन प्रथम, अर्थात ये शक साम्राज्य था या शक वंश था, उसके शासक थे। रुद्रदमन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। रुद्रदमन संस्कृति का बड़ा प्रेमी था। उसने ही संस्कृति भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। रुद्रदमन ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुंदरवन झील का निर्माण मौर्य वंश में हुआ था।
शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। उम्मीद करते हैं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होता है पढ़ने के लिए। डिटेल में हमने काफ़ी बात कर ली है की पॉइंट्स में। अगला 7वां प्रश्न है, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। और ये भी सीजीएल का ही आया हुआ प्रश्न है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी डिटेल में इसे पढ़ेंगे जरूर। और इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी लेटेस्ट प्रश्न है, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है, कोई सोचिए ज़्यादा पुराना है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से फेमस थे। ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसिंह द्वितीय के साथ किया था। तो आप समझ गए क्या संबंध था। और तो इसके अनुसार ये उत्तर सही होगा, इसकी बात की गई है। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एक प्रश्न हो गया कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो विंध्य शक्ति की बात की जाएगी। पृथ्वीसेन द्वितीय को वाकाटक वंश की नंदीवर्धन शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको सभी डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे पक्का। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? घटोत्कच की बात की जा रही है, उनके उत्तराधिकारी बने थे जो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एमटीएस का प्रश्न है। एमटीएस में भी काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, और श्रीगुप्त के पुत्र का नाम घटोत्कच था तथा घटोत्कच के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अर्थात इसने सबसे ज़्यादा विस्तार किया था गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी शक्ति की वृद्धि की थी, और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 12 तथा दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, और यह समुद्रगुप्त से संबंधित था। समुद्रगुप्त को स्वर्ण मुद्राओं पर वीणा बजाते देखा गया है। ये एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला। तो प्रश्न नंबर 9, डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम और शासनकाल शांति व्यवस्था और संपेक्षिक निष्क्रियता का काल था। अभी पढ़ा है दोस्तों, ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, मेरे हिसाब से आप भूले तो नहीं होंगे। और इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। एमटीएस 2023 का प्रश्न है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था, जो कि 415 से 455 ईसा पूर्व तक राजा रहा था। गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तथा इनको ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है। अर्थात दोस्तों, जो गुप्त शासकों में कुमारगुप्त प्रथम थे, उन्हें ही जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, उसका जो श्रेय जाता है स्थापना का उन्हें जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। कुमारगुप्त का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था, अर्थात काफ़ी शांति थी उस समय। प्रश्न नंबर 10, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई नहीं होगा जो थोड़ा भी पढ़ाई करता होगा और उसे नहीं पता होगा। तो हमें बता दें, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, सी ऑप्शन। विक्रमादित्य की उपाधि जिसने धारण की थी वो सी ऑप्शन है। इसके की पॉइंट्स की बात कर लें अगर, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपको ये भी पता चल गया कि किस समय या कब धारण की थी उन्होंने। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त से संबंधित 2-3 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी। और हुणों के आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही प्रारंभ हुए थे। विष्णुगुप्त तृतीय की बात करें तो गुप्त वंश का अंतिम शासक थे ये,
और फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है फाहियान से संबंधित, इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का टैग लगा लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा ही जाता रहता है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और एक प्रश्न के चक्कर में अगर आपका एक प्रश्न गलत हो जाए तो वो सही नहीं है। चलिए आज की अब 11वें की बात कर लें। 11वें प्रश्न की हम देख पा रहे हैं, अब हम ज्योग्राफी की तरफ मूव कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको सबसे पहले ही समझ में आ रहा होगा, गोवा तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। इसका उत्तर है दोस्तों केरल। जब आपने कभी भी ये ज्योग्राफी की से रिलेटेड पढ़ाई स्टार्ट की होगी तो आपको पता होगा सबसे पहले इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसके की पॉइंट्स की तरफ देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो अरब सागर से उत्पन्न होता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से सितंबर के मध्य होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते वर्षा से सबसे पहले प्रभावित होने वाला राज्य केरल है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो आप इसके रास्ते का अंदाजा समझ गए होंगे ये किससे किधर जाता है। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तिलैया बांध, रिहंद बांध, गांधी सागर बांध, मेट्टूर बांध। कोशिश कीजिए। मेट्टूर बांध की बात हो रही है। इसके हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी क्लासेस में बात कर चुके हैं हम। तो इसकी बात करें तो दक्षिण भारत का जो बांध है मेट्टूर बांध है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी यानी रेणुका नदी पर स्थित है। तिलैया बांध झारखंड में बराबर नदी पर स्थित है, बराकर नदी है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु की कावेरी नदी पर स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको ये चारों बांध या चारों नदियां भी क्लियर हो गई होंगी, कौन से राज्य में है, कहाँ पर आती है। क्वेश्चन नंबर 13, स्थलीय ग्रह गैस से बने होते हैं, चट्टानों और धातुओं से, धातुओं और गैस से, चट्टानों और गैस से, धातुओं और वायु से। तो इसका सही उत्तर है चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं स्थलीय ग्रह। सीपीओ 2023 का प्रश्न है ये। सौरमंडल के पहले चारों ओर स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। क्षमा माफ कीजिएगा। अच्छा, जो सौरमंडल में अर्थात सूर्य से जो स्टार्ट होते हैं वो 4 ग्रह हैं जो पहले, उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। बाह्य 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। स्थलीय ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। और बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी 4 जो ग्रह बचे बाहर के वो बाह्य ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 14, करेवा निर्माण डैश में पाए जाते हैं। कश्मीर, हिमालय, तराई क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, उत्तरांचल, हिमालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कश्मीर हिमालय की बात कर रहे हैं। करेवा निर्माण कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। करेवा हिमालय है, माफ कीजिए, करेवा कश्मीर हिमालय ये कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली झील निक्षेप मृदा में है। करेवा शब्द का अर्थ है उन्नत टेबल लैंड या ऊपर की उठी हुई भूमि। करेवा की मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इस मिट्टी में बादाम, अखरोट, सेब आदि की खेती भी की जा सकती है। कश्मीर घाटी में खेत के अधिकांश क्षेत्र करेवा तिलछटों पर स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से पवने एशिया महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर में चलती हैं। व्यापारिक पवने, दक्षिण पश्चिमी पवने, उत्तर पश्चिमी पवने, जेट धाराएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, ये मैंने अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, तो इसकी बात कर ले। जेट पवनों की बात कर रहे हैं हम इस जगह। चलिए आगे प्रश्न नंबर 16, उससे पहले की पॉइंट की बात कर लें तो जेट धाराएं एशिया महाद्वीप में हिमालय के उत्तर अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर प्रवाहित होती हैं। व्यापारिक पवने या
ट्रेड विंड्स की बात करें तो वो पोस्ट कटबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमि रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहती हैं। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है कि आप अगर इस सेशन में लगातार बने रहेंगे तो हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में भी प्रश्न लेकर आएंगे, और ये कंफर्म है। तो प्रश्न नंबर 16 की बात कर लें। अब आप देख पा रहे होंगे हम इकोनॉमिक्स की तरफ यानी अर्थशास्त्र की तरफ मूव कर चुके हैं। तो बात कर लें थैलेनोमिक्स। थैलेनोमिक्स को डैश के आर्थिक सर्वेक्षण की में पेश किया गया था 19 से 20, 16 से 17, 18 से 19 और 17 से 18। जो दोस्तों वन लाइनर प्रश्न होते हैं जो इकोनॉमिक्स के अर्थात वो डिटेल भरे ही होते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा। इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं डेली, जो प्रीवियस ईयर या अपकमिंग क्वेश्चंस भी हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2019 से 20 में लाई गई थी ये। और इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपको थोड़े से अजीब से नाम भी सुनने को मिलेंगे जो आपने अभी तक मेरे हिसाब से नहीं पढ़े होंगे। तो यदि आपको कोई ऐसा नाम सुनाई देता है या आपको देखने को मिलता है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो थैलेनोमिक्स द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेनेट ऑफ फूड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए एक प्रयास है कि भारत में भोजन की लागत कितनी है। इसका आप वो भी समझ गए होंगे कि ये किस लिए चलाई जाती है। प्रश्न नंबर 17। डैश एक प्रकार की धोखाधड़ी है जहां एक अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये है फिक्सिंग, माफ़ कीजिएगा फिशिंग, स्किमिंग, विशिंग या मिसिंग। की आंसर की बात करें तो स्किमिंग की बात कर रहे हैं, जो MTS 2021 का प्रश्न है। ये देख पा रहे हैं आप, MTS में भी अच्छे खासे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्किमिंग एक अवैध प्रथा है जिसके प्रयोग चोरों द्वारा क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी गुप्त रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो भारत में जो सामाजिक रूप से सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो डैश है, अनुसूचित जाति परिवार और अनुसूचित जनजाति परिवार। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल जो फैमिलीज हैं या कोई भी परिवार है उसमें से कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो निर्धनता है वो किसी भी समूह में आ सकती है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों में ही कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड कोई हो। इसकी की पॉइंट्स की बात कर लें तो भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जनजातियां व अनुसूचित जनजाति परिवार हैं। अनुसूचित जनजाति 100 में से 51 लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। 51% की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 19। भारत सरकार ने संसद के लिए एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया था? 71, 82, 63, 79 यानी 1979 की बात कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है 1963। और ये MTS के प्रश्न हैं। आज सारे प्रश्न हम MTS से ही लेकर आए हैं। जो इकोनॉमिक्स के हैं वैसे हम ज़्यादातर CGL के लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा लेवल डाउन ही है। डाउन नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों MTS में भी काफ़ी अच्छी खासी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित। भारत सरकार ने 1963 में संसद के लिए एक अधिनियम द्वारा UTI यानी UTI की बात कर रहे हैं के गठन के साथ पहला म्यूचुअल फंड 1963 में शुरू हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य हुआ था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है UTI की। 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और UTI भारत में स्थापित पहली म्यूचुअल फंड कंपनी थी। तो UTI से संबंधित भी आपको एक प्रश्न मिल चुका है जो कि आप समझ पा रहे होंगे। ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है ये। प्रश्न नंबर 20। बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था वो किस रूप में जाना जाता है? लेवेंडर क्रांति, इंडिगो क्रांति, लिलेक क्रांति या अक्रिड क्रांति?
तो ये प्रश्न दोस्तों, जो हम बैंगनी क्रांति की बात कर रहे हैं, तो आपको इनमें से ये देखना है कि जो बैंगनी कलर होता है वो कौन सा होता है। आपने लेवेंडर फूल का नाम सुना ही होगा। लेवेंडर जो होता है उसका कलर बैंगनी होता है। तो यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में गांव के लगभग 500 किसानों ने मक्का की खेती से लेवेंडर की खेती तथा स्थानांतरण किया था। स्थानांतरण के प्रथा अपनी आय को 4 गुना कर लिया था उन्होंने, जिसे बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अर्थात वो पहले मक्का की खेती किया करते थे, जब उन्होंने लेवेंडर की खेती की तो उन्होंने अपनी आमदनी को 4 गुना कर लिया उससे, क्योंकि वो 4 गुने ज़्यादा मुनाफे में रहे थे उस समय, और इसी को बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह अरोमा मिशन के तहत की गई एक पहल के कारण संभव हो पाया था। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आज के प्रश्न भी काफ़ी अच्छे थे। और यदि आप अभी तक क्लास में बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम आपके लिए क्लासेस लाते रहते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। और यदि आपका भी कोई दोस्त तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जीएस के संबंधित, उसको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उससे कहिएगा कि एक बार हमारे जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार चेक कर लें। और शाम को डेली हम 8 बजे जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। और मैंने दोस्तों कल की वीडियो में आपको एक बात बोली थी कि हम टोटल क्वेश्चंस का सम लेकर आएंगे। तो जो आज के क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनके बारे में। अभी तक दोस्तों हमने आज के अगर प्रश्नों को हटा दें तो 480 प्रश्न जो एक्चुअल में हमने कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो हर प्रश्न के जो की पॉइंट्स है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर एक्चुअल में देखें तो 500 क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लिए हैं आज के जोड़कर। और अगर देखा जाए तो हमने अप्रोक्स 1000 क्वेश्चंस के आसपास हम कर चुके हैं इस क्लास में। तो आप उन्हें भी बता सकते हैं कि 1000 क्वेश्चंस की बात है, छोटे नहीं होते हैं 1000 क्वेश्चंस। चलिए एक बार आप सभी से फिर से विदा लेते हैं, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पर ले जाइए। एक और नई क्लास में फिर से आपसे मुझे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।